हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लाइट सीरीज को लेकर के आ चुके हैं। आप लोग जानते ही हैं, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके हैं स्फेरिकल मिरर पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन से बहुत अलग है। रिफ्लेक्शन का मतलब है टक्कर मार के वापस आना, और रिफ्रैक्शन का कुछ और मतलब है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का बेंड करना। लाइट कब बेंड करती है, कैसे बेंड करती है, क्यों बेंड करती है, कितने एंगल पर बेंड करती है, किन किन प्रॉपर्टीज को ओबे करती है, उसको आज हम जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर रिफ्रैक्शन पर है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब भी पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं आज के। रे थ्योरी से ही हम एक्सप्लेन करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे। एक और लॉ है बहुत सिंपल सा, वो भी उसके साथ पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रूल समझ में आएंगे तो आप बहुत इजीली रिफ्रैक्शन को कर पाओगे कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन फॉलो होती है, वो आप समझ पाओगे। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब डायग्राम आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ सीनियर क्लासेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्नेल्स लॉ तो आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा वो 12th क्लास के अंदर। जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे 12वीं कक्षा के अंदर, तो आपको स्नेल्स लॉ डिटेल में और दोबारा पढ़ाया जाएगा। यहां पर डेफिनेटिव और मतलब ऊपर ऊपर से मोटा मोटा बात करेंगे, ज्यादा बात डीप बातें नहीं करते स्नेल्स लॉ के बारे में कि ये किसके बराबर होता है और वगैरह वगैरह। चैलेंजर क्वेश्चन हर बार की तरह इस बार भी होंगे ही होंगे। ठीक है, तो शुरू करें। देख बच्चे, सबसे पहले ये जो फिनोमिनन है रिफ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैंने अभी बताया आपको कि लाइट रे जब भी किसी मीडियम को चेंज करती है, एक पर्टिकुलर मीडियम में वो चल रही है, फॉर एग्जांपल वो एयर में चल रही है, और एयर से वो किसी और मीडियम में घुस गई, एयर से आई और किसी और मीडियम में चली गई, या वैक्यूम से आई या एयर में चली गई, या एयर से आई वैक्यूम में चली गई, यानी कोई ना कोई ट्रांसपेरेंट मीडिया, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब आप समझते ही हो, जिसके हमको आर पार दिखता है, ऐसा मीडियम होना चाहिए। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम के? एयर, वैक्यूम, वाटर, फाइबर, कांच, ग्लास, केरोसिन, और डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स होते हैं, जैसे आप नारियल का तेल यूज करते हो, है ना, वो भी क्या है, वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम, प्लास्टिक है, कई तरीके के ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। तो जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो बेटा ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो बेंड कर जाती है। बेंड क्यों कर जाती है कि पीछे बहुत सारी अप्रोच लोग देते हैं। कोई कहता है कि इसकी स्पीड स्लो होने के चक्कर में ये अपना पाथ बदल लेती है ताकि उस मीडियम को जल्दी से छोड़ के निकले, ऐसा बोलते हैं। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई रिलेटिविस्टिक अप्रोच है। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो अंदर के एटम्स हैं वो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन कर लेते हैं लाइट के साथ, इसलिए वो अपना पाथ बदल लेती है। पाथ कैसे बदलता है वो तो आगे जाकर के देखेंगे। एक बार हम डेफिनेशन जरूर देखते हैं रिफ्रैक्शन की, क्योंकि हम बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं 10th क्लास के अंदर। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट रे पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यहां पर ट्रांसपेरेंट शब्द लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर लाइट जाती है तो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। इस चेंज इन पाथ को ही क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या समझ में आई बात? अभी आ जाएगी और आ जाएगी, और आपको बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा मैं अभी कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने में आती है। और देखो, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज कॉज ड्यू टू डिफरेंसेस इन ऑप्टिकल डेंसिटी बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि जो दो ट्रांसपेरेंट मीडिया है ना, जो दो ट्रांसपेरेंट मीडिया है ना, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी में अगर अंतर होगा, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी में, ये मास डेंसिटी नहीं है, पहले ही बता दूं, ये रो नहीं है, रो इज इक्वल टू एम बाय वी, मास अपॉन वॉल्यूम वाला मासिव डेंसिटी नहीं है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैलकुलेट होती है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लास्ट में जाकर के पढ़ाया जाएगा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए इसको बाद में एक अलग से लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत डिटेल में बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे मेहनत करवाने वाला, और क्वेश्चंस मतलब 3 नंबर का लगा लो, आपकी जेब में आएंगे ही आएंगे अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ढंग से पढ़ते हो तो।
ठीक है ना। तो उसके लिए डेडिकेटेडली अलग से लेक्चर आधे घंटे का मैं सोच रहा हूं कि मैं लेकर के आऊंगा एट दी एंड ऑफ द सीरीज। तो लास्ट लेग जो होगी इस लेक्चर की, इस लेक्चर सीरीज की, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही होगी। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी की यहां पर बात हो रही है, ये मास डेंसिटी से बिल्कुल अलग है। मास डेंसिटी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और है, ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और है। तो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी के बीच में अंतर होगा, दो अलग अलग मीडियम है, दो अलग अलग मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी भी अलग अलग होगी, और अगर दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है तो ही रिफ्रैक्शन होगी, तो ही पाथ चेंज होगा, तो ही लाइट बेंड होगी, तो ही लाइट अपने पाथ को छोड़ के किसी और पाथ पर निकलेगी, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। कब रिफ्रैक्शन नहीं होती उसकी बात भी आगे जाकर के हम करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लो भाई आप। ये देखो, इस बिल्ली का मुंह इतना मोटा तो नहीं होगा ना यार, लेकिन आप इसको कांच में से देख रहे हो, उस कांच में भी पानी है, ग्लास भी है, ग्लास में वाटर भी है, तो इस बिल्ली का मुंह देखो कितना बड़ा दिख रहा है आपको। ये मैं मानता हूं ये एनिमेटेड इमेज नहीं है, ये एक्चुअल इमेज होगी, है ना, लग भी रहा है एक्चुअल इमेज ही है मेरे हिसाब से। ये तो इतना बड़ा मुंह जो आपको दिख रहा है, ये बेंडिंग की वजह से दिख रहा है। लाइट कहीं की निकलने के चक्कर में, सीधी जाने के चक्कर में फैल के जा रही है, तो इसलिए आपको फैला हुआ मुंह दिख रहा है। कुछ ऐसा समझ सकते हो आप यहां से। ये देखिए, इसमें एक वो आइसक्रीम वाली स्टिक डाल रखी है, तो आइसक्रीम स्टिक एक्चुअली में कम थिकनेस की थी, लेकिन पानी के अंदर इसकी थिकनेस ज्यादा लग रही है। इतना ही नहीं, ये थोड़ी सी टूटी हुई भी लग रही है, ये टूटी हुई लग रही है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि टूट करके थोड़ी इधर को बिखर गई है, थोड़ी बड़ी हो गई है। ये भी रिफ्रैक्शन के कारण से है, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। ऊपर हवा थी, ऊपर जो लाइट रे आ रही है वो हवा में से आ रही है, हवा में से कांच में से हवा में से होती हुई आ रही है। यहां पर क्या हो रहा है, पानी में से कांच में से हवा में से होती हुई आ रही है। भाई अंदर पानी है, जिसमें स्टिक पड़ी है वो पानी है, पानी के बाहर क्या है, कांच का ग्लास है, और कांच के बाहर क्या है, हवा है, और हवा के बाहर आपकी आंख है। आपकी आंख के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, आंख के अंदर भी एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम चेंज हो रहे हैं। तो जब भी बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम चेंज होते हैं, लाइट बेंड होती है। अगर उनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग अलग हैं तो ही, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग नहीं है तो लाइट बेंड नहीं होगी। और देखिए, ये जाना माना एग्जांपल है बहुत, है ना, ग्लास स्लैब का। सीधी रे आ रही है लेकिन बेंड होकर के फिर सीधी चली गई, मतलब इस पाथ को फॉलो नहीं किया इसने, इस सीधे पाथ को फॉलो नहीं किया, किसी और पाथ पर निकल गई है ये। इसको तो डिटेल में पढ़ना आज हमने। टूटी हुई बतख, ब्रोकन डक, है ना, इसकी देखो जो लोअर बॉडी है वो कहां पीछे खिसकी हुई है, और अपर बॉडी इसकी कहां आगे है, ठीक है, और थोड़ी सी मोटी भी लग रही है नीचे से। तो ये सब रिफ्रैक्शन के कारण से है बेटा, ठीक है। मैं कुछ 2-4 एग्जांपल लेकर के आया हूं, आपको अनगिनत एग्जांपल इस संसार में दिख जाएंगे बहुत सारे रिफ्रैक्शन पर, ठीक है। हम जो आंखों से देख पा रहे हैं, जो मेरे चश्मा लगा हुआ है, ये जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है मुझको, ये सब भी किस वजह से है, रिफ्रैक्शन की वजह से है बेटा। रिफ्रैक्शन है तो ये सब काम हो पा रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जैसी चीजें नहीं होती तो ये नहीं हो पाता, कुछ और होता। फिर कौन कौन से लॉज हैं बेटा जिनको रिफ्रैक्शन फॉलो करती है, कौन कौन से लॉज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज थे ना, वैसे रिफ्रैक्शन के भी लॉज है बेटा। दो लॉज है, एक एक लॉ दोनों का सेम है। एक एक लॉ कौन सा, रिफ्लेक्शन का एक लॉ था ना, रिफ्रैक्शन का भी एक लॉ है, दोनों सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। दूसरा वाला लॉ अलग है, दूसरा जो लॉ है वो स्नेल्स लॉ है, ठीक है। तो दोनों को हम एक बार देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने दोनों लॉज। पहला लिखा हुआ है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया एट द पॉइंट इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये ऐसा ही था ना, ऐसा ही था ना। IR, RR और नॉर्मल तीनों क्या रहते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं। यहां पर भी ऐसा ही है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड वर्ड यूज करते हैं, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, रिफ्रैक्शन हो रही है। तो रिफ्रैक्शन या से बनी रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल वही वाली रेखा, इमेजिनरी लाइन जिससे एंगल नापे जाते हैं, याद करो, है ना। रिफ्लेक्शन में भी थी, यहां पर भी है वो, ठीक है। एंगल नापे जाएंगे, इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो रिफ्रैक्टेड रे होगी तो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, इंसिडेंट रे होगी तो इंसिडेंट एंगल होगा। आप जानते हो इस बात को। दूसरा वाला लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वाला लॉ ही आपके लिए नया है। दूसरा वाला लॉ ही आपके लिए नया है। दूसरा वाला लॉ है the ratio of a sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. It is also known as Snell's law of refraction. नहीं समझ में आया ना, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, ठीक है ना।
थोड़ा सा मौका दो समझाने का, समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये जो रे आ रही है इसका नाम है इंसिडेंट रे। क्या नाम है इसका? उम्मीद करता हूं आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये जो आ रही है बेटा, इसका नाम है इंसिडेंट रे। ये जिस पॉइंट पर गिरी उस पॉइंट पर, ये जिस पॉइंट पर गिरी, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ठीक है, इस पॉइंट पर सरफेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप। उस पॉइंट पर सरफेस से क्या ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। इस सरफेस के बाद क्या हो रहा है? इस सरफेस के बाद ये एयर से ग्लास में जा रही है, यानी हवा से आई और कांच में चली गई। मान लो ऐसा कुछ कांच का बहुत बड़ा स्लैब था, एक बहुत बड़ा एक रखा हुआ था कांच का कुछ, और लाइट एयर से आ रही है और कांच में घुस रही है। भाई एयर अलग मीडियम है और कांच अलग मीडियम है, तो यही हो रहा है यहां पर। एयर अलग मीडियम, डिफरेंट मीडियम, ग्लास इज अ डिफरेंट मीडियम। दोनों के ऑप्टिकल डेंसिटीज में अंतर होगा, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में भी अंतर होगा। इंडेक्स का प्लूरल इंडेक्सेस होता है, तो जब मैं इकट्ठा बोलूंगा तो इंडेक्सेस बोलूंगा, सिंगुलरली बोलूंगा तो इंडेक्स बोलूंगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, तो लाइट बेंड हो गई है। देख लो आपके सामने है, ये कल को इस पाथ पर जा सकती थी पर नहीं गई, है ना? कल को इस पाथ पर जा सकती थी लेकिन नहीं गई, ये तो बेंड हो गई, इस तरफ चली गई ये तो, हाँ या ना? अरे ऐसे जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी, लेकिन नहीं गई, ये नहीं गई, ये किस तरफ चली गई? ये तो ऐसे चली गई, इस पाथ को फॉलो करती हुई चली गई। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल से ही रिफ्रैक्टेड रे, ये पिंक वाली जो थी जिसको मैंने लाल कर दिया, ये जो रे है इसका इसके साथ जो एंगल है वो होगा एंगल आर, वो होगा एंगल आर। समझ में आया? एंगल आई, एंगल आर। अच्छा एक बात बताओ, एंगल आई बड़ा या एंगल आर बड़ा? देख के क्या लग रहा है आपको? एंगल आई बड़ा या एंगल आर बड़ा? ऑब्वियसली एंगल आई बड़ा है, एंगल आर छोटा है। एंगल आर छोटा है, लाइट आई ना, बेंड हो गई ना। आई तो ऐसे थी तब तो एंगल बड़ा बन रहा था, लेकिन जब बेंड हो गई तो एंगल क्या बन गया? छोटा बन गया, है ना? तो एंगल आर इज स्मॉलर देन एंगल आई, कुछ ऐसा हो रहा है यहां पर। बाद में बात करेंगे इन रिलेशंस की, ठीक है? अच्छा, पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये बातें लिखी हुई है यहां पर, ठीक है? तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये एक ही प्लेन है, ये एक ही प्लेन है। इस प्लेन से बाहर नहीं आ जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, और इंसिडेंट रे भी ऐसे नहीं पड़ सकती इस पर, इसी प्लेन में रहना पड़ेगा, इसको ऐसे ही गिरना पड़ेगा। मैंने फर्श का एग्जांपल देकर के आपको समझाया था कि भाई ऐसे इंसिडेंट आ रही है, अगर आपको फर्श, आप इस तरह से इसको फर्श की तरह समझ सकते हो। यहां पर ये देखो, अगर ऐसा समझा आपने तो ऐसे इंसिडेंट, ऐसे रिफ्रैक्टेड और बीच में नॉर्मल, ऐसे इंसिडेंट, ऐसे रिफ्रैक्टेड, बीच में नॉर्मल, तो ये तीनों क्या लाई करेंगे? ये मेरे हाथ पे ही होंगे तीनों, ये तीनों मेरे हाथ पे ही होंगे। इंसिडेंट रे भी, रिफ्रैक्टेड रे भी और नॉर्मल भी। एक प्लेन में लाई करने का ये मतलब होता है, एक प्लेन में लाई करने का ये मतलब होता है। समझ में आया? दूसरा सुन, अब दूसरा वाला थोड़ा मैथमेटिकल है ना? दूसरा वाला आपको नाम से देख के रेशियो निकालना है। अच्छा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। साइन कॉस टेन सुना है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये वही चीज है, ये वही चीज है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है कि आपको इस एंगल का ना साइन लेना है, इसको लिखना है साइन आई, और फिर आपको इसका भी साइन लेना है, साइन आर। और ये बराबर किसके होते हैं पता है? ये बराबर होते हैं किसी कांस्टेंट के, किसी कांस्टेंट के। सी कांस्टेंट नाम देता हूं, सी वैसे हम लाइट को लेते हैं, सी वैसे लाइट को लेते हैं, तो यहां सी नहीं लेता मैं, कुछ और ले लेता हूं। मान लो के ले लेते हैं, इसको के कांस्टेंट ले लेते हैं। तो बस ये है सेकंड लॉ। समझ में तो नहीं आया, लेकिन सर समझ के मतलब मैथमेटिकल है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है तो होता है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अगर आपने ये मीडियम बदल दिए, क्या बोला मैंने? अगर आपने ये मीडियम बदल दिए, यानी अभी एयर से ग्लास में आ रही है ना, कल को मान लो एयर से वाटर में चली जाए, परसों मान लो एयर से केरोसिन में चली जाए, तरसों मतलब तरसों समझते हो ना, उसके भी अगले दिन समझ लो कि कहीं एयर से वाटर में, चलो ग्लास में चली गई, वाटर में चली गई, केरोसिन में चली गई, हो सकता है डायमंड में चली जाए, तो मीडियम क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है ना। तो इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट आएगा, लेकिन कोई और कांस्टेंट होगा वो,
आई और आर तभी तक कांस्टेंट होंगे जब तक आप मीडियम को चेंज नहीं करते। ये लॉ तभी तक एप्लीकेबल है। यहां लिख रहा हूं इस बात को, यहां लिख रहा हूं इस बात को, ओनली एप्लीकेबल अंटिल वी चेंज द मीडिया। बात समझ में आई? तभी तक एप्लीकेबल है वाला लॉ, तभी तक ये आई और आर कांस्टेंट रहेंगे। आई और आर कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है कि भाई मान ले 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, हर बार 30 तो हर बार 60, हर बार 30 तो हर बार 60। इसको 30 पे डालेगा तेरे को 60 पे निकलेगी, मतलब कुछ भी हो सकता है वो रेशियो, है ना, वो रेशियो फिक्स रहेगा। लेकिन साइन आई बाई साइन आर का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। लेकिन कब तक? तब तक जब तक एयर और ग्लास ही मेंटेन्ड है। अगर आपने एयर से किसी और चीज में डाल दिया तो कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा, रहेगा वो भी कांस्टेंट ही, लेकिन कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा। बात समझ में आई? भाई साइन आई बाई साइन आर तभी तक सेम रहेंगे, तभी तक इसको 30 पर डाल करके 60 पर निकाल पाओगे जब तक आप मीडियम को चेंज नहीं करते। मीडियम चेंज होते ही साइन आई बाई साइन आर कोई और कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, फिर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये कह रहा है ये वाला लॉ। इतना ही नहीं, दूसरी बात भी कहता है ये लॉ। ये पता क्या कहता है? कहता है ओनली एप्लीकेबल अंटिल वी चेंज द मीडिया एंड, आगे सुनो, एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट शुड बी फिक्स्ड। वेवलेंथ ऑफ द लाइट शुड बी फिक्स्ड। वेवलेंथ फिक्स रहनी चाहिए। अगर वेवलेंथ फिक्स नहीं रहती, अगर वेवलेंथ फिक्स नहीं रहती, यानी आप इस लाइट का रंग बदल दो। अभी पिंक आ रही है ना, कल को सोचो ग्रीन डाल दो मैं लाइट, परसों सोचो मैंने यहां ऑरेंज कलर की लाइट डाल दी, तरसों सोचो मैंने कोई येलो कलर की लाइट डाल दी, मतलब मैं कलर बदले जा रहा हूं। कलर बदलने का मतलब होता है वेवलेंथ बदलना। तो भी ये कांस्टेंट के बराबर नहीं आएगा, कोई और कांस्टेंट हो जाएगा तब भी। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर का रेशियो, यानी 30 पे डाला 60 पे निकली, 30 पे डाला 60 पे निकली, या 30 पे डाला 15 पे निकली, 30 पे डाला 15 पे निकली, ये तभी तक पॉसिबल है जब तक आप एयर और ग्लास और ये पिंक कलर मेंटेन कर रहे हो। अगर आपने पिंक कलर से कलर चेंज कर दिया, एंगल चेंज हो जाएगा आर का। एयर से किसी और में चले गए, एंगल चेंज हो जाएगा आर का, कोई नया कांस्टेंट के बराबर आएगा। ठीक है, ये डिटेल्स 10th क्लास के अंदर नहीं है जो मैंने बोली है अभी 5 मिनट लगा करके जो मैंने समझाया, ये 10वीं क्लास के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है ना, थोड़ा सा सीनियर क्लास के अंदर जाओगे, 12वीं के अंदर और ज्यादा जान जाओगे इस बारे में। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आप लोगों को। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको दोनों लॉज क्लियर हो गए हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात और बता दूं, ये जो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिखा है ना, ये एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। पढ़ेंगे आगे जाकर के इसको, सस्पेंस, बाद में जाके पढ़ेंगे इसको। लॉज पढ़ लिए, रूल सुन लो अब क्या है। अब होती है काम की बातें, अब आती है 10th क्लास की बातें। ठीक है, अब 10th क्लास की बातें करनी है, सुनना ध्यान से। ठीक है, ऐसा है बच्चों, एक एग्जांपल यहां पर लूंगा, एक एग्जांपल यहां पर लूंगा, इसलिए 2 लाइनें खींच दी है मैंने। ठीक है, ऐसा है, ये जो ट्रांजिटिंग मीडिया वर्ड लिखा है ना मैंने, इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है मीडिया माने मीडियम्स को चेंज करना। मीडियम्स कुछ नहीं होता इसलिए मीडिया बोल रहा हूं, मीडियम्स कुछ नहीं होता, मीडियम का प्लूरल मीडिया है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, है ना, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया आपने सुने होंगे सारे शब्द ये, है ना। तो एक्चुअली में मीडिया चेंज होने का मतलब होता है, ट्रांजिट करने का मतलब होता है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। अब मीडियम होते हैं 2 तरह के, ट्रांसपेरेंट ही 2 तरह के। कौन कौन से 2 तरह के? रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम जो बातें हैं ना, ये रिलेटिव बातें हैं। कोई किसी से डेंसर हो सकता है और वो किसी और से रेयर हो सकता है। नहीं समझ में आई बात? जैसे मैं बोलूं मैं बहुत लंबा हूं भाई, मैं बहुत लंबा हूं, तो मेरे सामने अगर द ग्रेट खली आ जाए तो मैं ये बोलता रहूंगा मैं बहुत लंबा हूं, है ना। वो बोलेगा ओ छोटू चल निकल यहां से, उसके आगे तो मैं छोटू, और मेरे से भी कोई छोटा होगा वो किसी और के लिए लंबा होगा। ये रिलेटिव टर्म हो गई ना। हाइट, मोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना, लंबा होना, छोटा होना, ये कैसी टर्म्स हैं? ये रिलेटिव टर्म्स हैं। किसी के रिलेशन में बोलूंगा कि मैं लंबा हूं, किससे? किसी और से। बात समझ में आई ना। ऐसी रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का मतलब क्या है कि कोई मीडियम
कोई मीडियम किसी और मीडियम से रेयर है और कोई मीडियम किसी और मीडियम से डेंसर है। यह मतलब हो गया, यह मतलब हो गया। अभी और समझ में आएगा, अभी एग्जांपल लेके समझाऊंगा और समझ में आएगा। देखो बच्चे, मान लो लाइट एयर से आ रही है और कांच में जा रही है, ग्लास में जा रही है, और कल को मैं ऐसी एग्जांपल लेके बोल रहा हूं कि डायमंड से आ रही है और वाटर में जा रही है। ठीक है, डायमंड से आ रही है वाटर, और यहां एयर से आ रही है, ग्लास में जा रही है। तो बच्चे शायद आप ये बात नहीं जानते, इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूं मैं कि एयर जो है वो रेयर मीडियम है। ठीक है, एज कंपेयर टू ग्लास जो कि डेंसर मीडियम है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ग्लास डेंसर है, एयर रेयर है। और डायमंड और वाटर के कंपैरिजन में डायमंड जो है वो डेंसर है और वाटर जो है वो रेयर है। लेकिन हो सकता है वाटर किसी और के कंपैरिजन में डेंसर भी होता हो। मेरी बात आप समझ गए है ना? मैं लंबा हूं तो भाई किसी से लंबा हूं, किसी से नहीं भी हूं, वो वाली बात हो गई। आया ना समझ में? ठीक ठीक। अब रूल्स क्या है? अब रूल्स क्या है? ऐसा बच्चे, अगर लाइट एयर से आ रही है, अगर लाइट एयर से आ रही है और इस मीडियम के इंटरफेस पर पड़ती है, इस लाइन को बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है जहां पर दो मीडियम कंबाइन हो रहे होते हैं। ये भी इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है। तो लाइट आकर के किस पर पड़ी? इंटरफेस पर पड़ी। आ कहां से रही है? रेयर मीडियम से। जा किस में रही है? डेंसर मीडियम में। तो रूल ये कहता है, ध्यान से सुनियो, रूल ये कहता है कि अगर रेयर से डेंसर में जाती है ना तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। कहां बेंड करती है? टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल कहां है? ये रहा नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। और ये क्या है? ये क्या है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है ना? तो अब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? भाई रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करनी चाहिए, यानी ऐसे ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल आर, और यहां पर एंगल आई बड़ा है और एंगल आर छोटा है। ऐसा ही होता है जब रेयर से डेंसर में जाती है, एंगल आई बड़ा होता है और एंगल आर छोटा होता है। एक एनालिसिस दे दिया मैंने आपको, एक एनालिसिस दे दिया आपको कि एंगल आई जो होगा बड़ा होगा एंगल आर से। कब? जब रेयर से डेंसर जाएगी तब। आया समझ में? आया समझ में? इस तरीके से लाइट बेंड करती है। अब उल्टी बात तो समझ गए होगे आप। डेंसर से आ रही है, रेयर में जा रही है। आओ लेके जाते हैं। नॉर्मल बनाना ना तो हरे से बनाएंगे हम। सही, नॉर्मल बन गया। अच्छा, लाइट आ कहां से रही है बच्चों? आ कहां से रही है? बोलते रहो। कहां से आ रही है? डेंसर से आ रही है। डेंसर से आ रही है, रेयर में जा रही है। तो जब रेयर से आई थी, डेंसर में गई थी तो टुवर्ड्स नॉर्मल था। अब डेंसर से आ रही है, रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी बेटा। ठीक है, कहां बेंड करेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। यानी अगर ये एंगल आई है ना तो आर एंगल उस तरफ बनेगा बड़ा, एंगल आर ऐसे बनेगा। समझ गए? मतलब हुआ, देखो क्या हुआ, ये कि ये मीडियम में चेंज आया। ये मीडियम में क्या आया? चेंज आया। अगर ना आता मीडियम में चेंज, अगर ना आता मीडियम में चेंज तो ये ऐसे निकल जाती। क्या कहते हो? क्या कहते हो? निकलती कि नहीं निकलती? जैसे आ रही थी वैसे निकल जाती। ये भी ऐसे निकल जाती, हाँ या ना? लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हो पाया। बीच में कौन आ गया? मीडियम में चेंज आ गया, इंटरफेस आ गया, दूसरा मीडियम स्टार्ट हो गया। अब दूसरा मीडियम स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं तो बेंड करना ही पड़ेगा, या तो रेयर करे या तो डेंसर करे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइट जा तो ऐसे सकती थी लेकिन बेंड होकर के कहां आ गई? नॉर्मल की तरफ आ गई, टुवर्ड्स नॉर्मल आ गई। और ऐसी जा तो सीधी सकती थी लेकिन बेचारी जा नहीं पाई, अवे फ्रॉम नॉर्मल चढ़ेगी, नॉर्मल से और दूर चली गई वो। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उस जगह का एनालिसिस करूं तो एंगल आर जो हो गया वो बड़ा हो गया। क्या कहते हो? एंगल आर जो हो गया वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो ये रूल ध्यान में रखने हैं। कौन से रूल? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। ठीक है, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, बना लेना अपने हाथ से। इसको हाथ से बनाओगे जल्दी याद होगा। अपने पास पेन, कॉपी, पेंसिल, स्केल, ये सब चीजें रखा करो जब आप लेक्चर देखते हो। तो पिक्चर नहीं देखने आए यहां पर आप, ठीक है? मूवी नहीं चल रही यहां। रिफ्रैक्शन कब नहीं होगी?
रिफ्रैक्शन कब नहीं होगी? दो ऐसे केस है जब रिफ्रैक्शन नहीं होती, दोनों केसेस की बात यहां मैं करता हूं, ठीक है। ऐसा है यार, एक आधी बार ना बोर्ड में पूछ लिया गया था कि रिफ्रैक्शन कब नहीं होती बता दो, और एमसीक्यू बना करके इसको पूछा गया था, ठीक है। तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपको, मैं ये मानता हूं, है ना। और लॉजिक क्लियर होगा तभी आप काम आगे कर पाओगे बढ़िया से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो केस वन कब रिफ्रैक्शन नहीं होती, केस टू कब रिफ्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। तो दो ऐसे केस है जब रिफ्रैक्शन नहीं होती, सुनेंगे कौन कौन से केस हैं। एक केस नंबर 1। अच्छा, मैंने इंटरफेस बनाया बच्चों, इंटरफेस बनाया, इधर भी बनाता हूं इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस बनाता हूं, तो लाइट को ले आते हैं, पीली लाइट, येलो लाइट, डर्टी लाइट। इस बार लाइट को लाया, किसी एंगल पर नहीं लाना, ऐसे लाना, बोले तो नॉर्मल पर गिराना लाइट को, यही नॉर्मल होगा ना, क्या कहते हो, यही नॉर्मल होगा ना। यानी एंगल आई को क्या रखना, 0 डिग्री रखना, एंगल आर अपने आप क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज इक्वल टू सम कांस्टेंट ना। तो जब साइन 0 डिग्री अपॉन नहीं पता साइन आर चलो कितना इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 ही तो होता है। उधर जाएगा तो साइन आर भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। और साइन आर 0 के बराबर कब होगा, जब आर भी 0 डिग्री होगा। तो कुछ मैथमेटिकल करके मैंने दिखा दिया। ये सब मैथमेटिकल चीजें 10th क्लास में है कोई नहीं भाई, कराते कोई नहीं इन चीजों को, ठीक है। लेकिन आप समझ जाना, रिफ्रैक्शन हुई क्या कोई रिफ्रैक्टेड एंगल आया क्या कोई बेंडिंग हुई क्या, नहीं हुई। जैसे गिराई सीधी निकल गई लाइट सीधी निकल गई, ठीक है। तो कब नहीं होती, केस नंबर वन जब एंगल आई ही 0 हो, ठीक है। यानी इट इज फॉलिंग ऑन नॉर्मल पर गिराओगे अगर रिफ्रैक्शन नहीं होगी, नॉर्मल पर गिराओगे अगर रिफ्रैक्शन नहीं होगी। आया समझ में। दूसरा केस ऐसा है बच्चों, थोड़ा आगे जाके डुबकी मार के वापस आना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ना, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, n से रिप्रेजेंट होता है। तो मान लो ये वाला जो मीडियम है ये Na है, ये वाला जो मीडियम है ये Nb है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, Na और Nb। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो इसका 1.33 है। होगा कोई ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कोई मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.33, और लगभग उसके ही बराबर दूसरे वाले का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी ये भी कितना है, ये भी 1.33 है। अब कहने को अलग अलग मीडियम है, संसार में बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अब कहने को अलग अलग मीडियम है, लेकिन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाई चांस परमात्मा ने कुछ ऐसा खेल रचाया कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर रखा गया। जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर रखा गया तो क्या रिफ्रैक्शन होगी, क्या कोई रेयर डेंसर का अंतर आएगा, क्या कोई ऊंचे नीचे का फर्क आएगा, क्या कोई अमीर गरीब का फर्क आएगा, क्या नहीं आएगा, है ना। तो जब कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं आएगा, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई डेंसर नहीं, कोई रेयर नहीं, तो फिर रिफ्रैक्शन क्यों ही होगी जी। फिर तो आप गिरा लो किसी भी एंगल पर इसको, ऐसे गिरा लो ऐसे निकल जाएगा। ये रहा तेरा नॉर्मल चाहिए ना, ये रहा तेरा नॉर्मल, जितना आई उतना आर, ऐश करो, एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। ये सिस्टम है। तो इन दो केस के अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होगी। कब नहीं होगी, अच्छा आपने वो खेली पबजी खेली ना, उसके अंदर वो याद है, स्नो वाला एक वो होता है, स्नो वाला मैप होता है एक, उसके अंदर हम लोग स्नो वाले कपड़े पहन लेते हैं। वो स्नो वाले कपड़े क्यों पहन लेते हैं, व्हाइट कपड़े क्यों पहन लेते हैं, ताकि कैमोफ्लाज हो जाए। कैमोफ्लाज है ना, कई ऐसी गेम्स खेली होंगी आपने, उसके अंदर कैमोफ्लाज होता है। कैमोफ्लाज का मतलब होता है आर पार दिख जाना, ठीक है। मिस्टर इंडिया में क्या होता है, वो घड़ी पहन रखी होती है, उसको चालू करता है और कैमोफ्लाज हो जाता है। यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। जितना एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी बॉडी का भी अगर उतना ही हो गया तो कैमोफ्लाज का मतलब लाइट आर पार निकल जाएगी, मैं गायब हो जाऊंगा, मैं दिखूंगा ही नहीं, ऐसा होता है। इसको बोलते हैं कैमोफ्लाज होना। समझ गए, चलो बढ़िया। तो यहां पर कैमोफ्लाज ही हो रहा है एक तरह का, क्योंकि दोनों मीडियम बराबर हैं, दोनों मीडियम सेम है।
तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़े। आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, अपने पास स्केल पेंसिल वेंसिल सब कुछ लेकर के बैठना है और इसको बनाते जाना है मेरे साथ साथ। ठीक है, कैसे बनाना है मेरे साथ साथ सुनेंगे। एक ऐसा कलर लेते हैं जो दोनों में दिखे। शायद येलो दिखेगा, चलो ट्राई करते हैं, कोई नहीं। ऐसा है बच्चों, ये एक कांच का स्लैब है, ग्लास स्लैब। आइस स्लैब देखा ना, बर्फ की सिल्ली बोलते हैं जिसको, ऐसे समझ लो कांच की सिल्ली है ये, है ना। बर्फ की सिल्ली देखी होगी, साइकिल के पीछे रख के लेके जाते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, है ना। तो ऐसे ही समझ लो, एक कांच की सिल्ली है, इतना सा होता है ये। अगर आप लोगों ने देखा हो तो सर्च करके देखना गूगल के ऊपर। ठीक है, ग्लास स्लैब इतना सा होता है, ईंट जैसा पतला सा, ठीक है ना, पतला सा ब्रिक जैसी होती है ये, और लेकिन होता ग्लास का है, कांच का होता है। ठीक, कांच का होता है। अब बाहर मीडियम एयर है, अंदर मीडियम ग्लास है, और बाहर फिर मीडियम एयर है। यानी लाइट क्या करेगी पता है, एयर से आएगी, कांच में जाएगी और फिर एयर में निकल जाएगी। यानी कितनी बार ट्रांजिशन हो रहा है, 2 बार। पहली बार कब हुआ, इस इंटरफेस पर, जब एयर से किस में आई, कांच में आई। दूसरा कब होगा, जब कांच से कहां गई, एयर में गई। तो 2 इंटरफेस है भैया। कितने इंटरफेस है, 2 इंटरफेस है। पहला इंटरफेस हो गया ये, हां या ना, हां या ना, और दूसरा इंटरफेस हो गया ये। ठीक है, गंद नहीं मचाएंगे। अब आगे की बात शुरू करेंगे। ठीक है, अब काम की बात स्टार्ट करते हैं। आपको इंटरफेस समझ में आ गए। अच्छा, एक बात और सुन लो कि एयर जो है वो रेयर है एज कंपेयर टू ग्लास जो कि डेंसर है, और फिर से एयर आ गई तो वो भी फिर ग्लास के मुकाबले कैसी है, रेयर है। क्या कहते हो, सही बात है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट को लाना, 1 मिनट इसको मिटा दूं यार, है ना, कोई मतलब नहीं है, आप समझ गए हो ना इस बात को, तो अपन मिटा देते हैं इसको। देखो बच्चों, आपने ऐसे लाइट लानी है, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लानी है। ठीक है, टेढ़ी लाए और आपने बनाया नॉर्मल। तो इस जगह पर हम लोग नॉर्मल बना रहे हैं। ये आ गया नॉर्मल। दिस इज N1 नॉर्मल। क्या बोलेंगे, N1 नॉर्मल। ठीक है, और इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस रे का नाम होगा इंसिडेंट रे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब एक बात बता दे बेटा, ये जो लाइट है ये रेयर से डेंसर में जा रही कि डेंसर से रेयर में जा रही, बताओ। रेयर से डेंसर के डेंसर से, और डेंसर से रेयर अगर जा रही है, अगर रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़नी चाहिए या अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़नी चाहिए, बता दो। अगर रेयर से डेंसर जा रही तो टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। उत्तर यह है कि भाई टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी। तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ने के लिए इसको अपना पाथ कुछ ऐसे तय करना पड़ेगा, और यह हो जाएगा यहां पर एंगल R, और इस रे का नाम होगा रिफ्रैक्टेड रे, और इस रे का नाम इंसिडेंट रे मैंने लिख दिया है। नॉर्मल के साथ ही हमेशा एंगल लेने होते हैं, ये बात आप जानते हो। ठीक है, तो पहली बार रिफ्रैक्शन हो गई है, फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जब पहली रिफ्रैक्शन हो गई है, अब ये जाकर के फिर से अपने मीडियम को ट्रांजिट यानी चेंज कर रही है, तो एक और नॉर्मल खींचना पड़ेगा ना, N2 नॉर्मल खींचना पड़ेगा ना। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये डेंसर से रेयर में जा रही है। पहले रेयर से डेंसर में थी, अब डेंसर से रेयर में जा रही है। तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़े या अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़े, खुद ही बताओ आप किस तरफ मुड़ेगी। ये मुड़ेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, और जब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी तो लगभग इस लाइन के पैरेलल जाएगी, कुछ इस तरीके से, और इस वाले एंगल का नाम होगा एंगल E, एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं इस एंगल को। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। और इस रे का नाम भी होता है इमरजेंट रे। कौन सी रे, इमरजेंट रे। समझ में आया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये स्लैब यहां नहीं होता, इमेजिन करो, अगर ये स्लैब यहां पर नहीं होता, तो ये वाली रे ऐसे निकल जाती, इस पाथ को फॉलो करती हुई निकल जाती कि नहीं। पर क्या ये निकल पाई,
नहीं, बीच में कौन आ गया? बीच में नॉर्मल आ गया, और बीच में अगर नॉर्मल आ गया, बीच में मीडियम चेंज आ गया, तो इस वजह से ये पहली बार यहां मुड़ी, फिर यहां मुड़ी, हाँ या ना? यानी अपने उस पाथ को ट्रेवल नहीं कर पाई, उस पाथ से भटक के कहीं और आ गई है, ठीक है, उस पाथ से भटक के कहीं और आ गई है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर ना एक डिस्टेंस को महत्व देते हैं, उस डिस्टेंस को हम तवज्जो देंगे। कौन सा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस जो इनके बीच का है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को लिखते हैं स्मॉल डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप ये नहीं बनाते, नंबर लूज कर सकते हो बेटा आप, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस यानी इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90 और ये, समझ गए ना भाई, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। अब इस डी का नाम बता दूं क्या है? इस डी का नाम है लेटरल शिफ्ट, इस डी का नाम है ऑप्टिकल शिफ्ट, इस डी का नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इस डी का नाम है ऑप्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये शब्द, ये सारे शब्द यूज होते हैं इसके लिए, ठीक है। हम लोग इसको लेटरल शिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटरल शिफ्ट, क्योंकि लेटरली ऐसे जाने की वजह ऐसे शिफ्ट हो गई ना, ये लेटरली ऐसे शिफ्ट हो गया, ये ऐसे जाता पर गया नहीं क्योंकि बीच में स्लैब आ गया, तो ये इस तरफ आ गया। आया समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाता हूं ताकि फील आएगी, आपको फील आएगी। एक बात बताओ, मान लो यहां कोई छोटा सा एलईडी जल रहा है या छोटा सा बल्ब जल रहा है, जिसमें से ये लाइट निकली थी, जिसमें से लाइट निकली थी, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको देख रहा हूं, यार ये यहां पर है, ये यहां पर है। तो जब ये यहां पर है तो मैं अपनी आंख लगाऊंगा इसकी सीध में, यहां ऐसे लगाऊंगा, तो मुझे दिखेगा क्या? अगर मैं इसकी सीध में यहां पर अपनी आंख को टिका दूं, इस जगह पर अपनी आंख लगा दूं, ऐसे करके देखूं इसको, तो क्या ये दिखेगा? ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट स्कूल के अंदर करवाते हैं, स्कूल खुलेंगे तो जाना और पढ़ना, मैम से बोलना मैडम एक्सपेरिमेंट करवाओ ग्लास स्लैब पर। पिन्स लगवाती है यहां पर दो, एक पिन यहां, दो पिन यहां लगवाएगी स्कूल वाली मैडम, दो पिन यहां लगवाएगी और बोलेगी इसको देखने की कोशिश करो। तो आप जब इसको सामने से देखोगे ना ऐसे करके, तो वो दो पिन नहीं दिखेंगे आपको, आपको अपनी आंख लेकर के आगे आना पड़ेगा ऐसे। बात समझे कि नहीं समझे? आपको अपनी आंख लेकर के यहां आना पड़ेगा, तब आपको वो दो पिन बड़े प्यार से दिखेंगी, वो एलईडी प्यार से दिखेगी, बढ़िया से दिखेगी, शार्प इमेज दिखेगी। यहां कुछ नहीं दिखेगा आपको, या कुछ नहीं दिखेगा आपको। समझ में आई बात? तो वाकई ही रिफ्रैक्शन होती है, ये सच्चाई है, और उसका ये एक्सपेरिमेंट है जो करवाया जाता है स्कूल्स के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। अंदाजा था कि चीज इसके सामने ही दिखनी चाहिए भाई, इस सीध में तो ऐसी दिखनी चाहिए ना, लेकिन स्लैब के थ्रू देखा तो दिखी नहीं। जब स्लैब के थ्रू देखा तो दिखी नहीं, थोड़ा सा आगे जाके देखना पड़ा ऐसे, तब दिखी वो। ये स्टोरी है, ये स्टोरी है। समझ में आया रिफ्रैक्शन क्या होता है? उम्मीद करता हूं आया होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, जब ये बना लेते हो ना, लेबल शेबल कर लेते हो ना, साइड में आपको इसकी लेबलिंग भी लिखनी होती है। तो मैं यहां लिख रहा हूं सब कुछ, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। IR, RR, ER, एंगल I, एंगल R, एंगल E, नॉर्मल 1, नॉर्मल 2 और D फॉर लेटरल शिफ्ट। और इसके ऊपर एनसीईआरटी ने एक बार या दो बार शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक बार तो पक्का मुझे ध्यान है, दो बार शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि लेटरल शिफ्ट किन बातों पे डिपेंड करती है, इसकी चौड़ाई कब ज्यादा होगी कब कम होगी, ये किन बातों पे डिपेंड करता है। तो आजकल स्कूल्स के अंदर ये करवाते हैं, जब हम पढ़ते थे तो हमको नहीं करवाया जाता स्कूल के अंदर, लेकिन आजकल स्कूल्स के अंदर इसको करवा रहे हैं। और 12th में तो जाकर के इसका फॉर्मूला ही है, अभी फॉर्मूला नहीं है इसका। नेक्स्ट स्लाइड पर जाकर के लेटरल शिफ्ट किन बातों पर डिपेंड करती है उसकी बात हम थोड़ी सी कर लेंगे जरूर, ठीक है ना, क्योंकि ताकि आप बोर्ड पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओ। एंगल ऑफ इमरजेंस है बेटा, ये एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमरजेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे,
इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल 1 और ये नॉर्मल 2 दोनों नॉर्मल्स हैं। ठीक, तो ऐसा जब डायग्राम आए बनाने के लिए तो आप ये जरूर दिखा के आएंगे साइड में, ठीक है, उसके बिना नहीं आना, पेपर नहीं देना, ठीक है। तो ये बातें हैं बेटा जिन पर लेटरल शिफ्ट डिपेंड करती है। तो फटाफट से देख लेते हैं लेटरल शिफ्ट होती क्या है। सबसे पहले तो लेटरल शिफ्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रेज व्हाइल लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ रिफ्रैक्टिंग स्लैब विद पैरेलल फेसेस। ये देखो वही बातें लिखी हैं, ठीक है, लेकिन बस उसकी अंग्रेजी लिखी हुई है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किनके बीच में, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, ठीक है। और ये किन बातों पे डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स आ गए। तो भाई ऐसा 4 फैक्टर यहां लिखे हुए हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं, जैसे मर्जी, आपको ये पता होना चाहिए। लेटरल शिफ्ट डिपेंड यानी डी डिपेंड कर रहा है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पर। डी इज प्रोपोर्शनल टू टी से थिकनेस लिखते हैं, ठीक है। स्लैब कितना मोटा है, ऐसे में चौड़ाई में कितना बड़ा है स्लैब, उसको टी बोलते हैं, ठीक है। फिर लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी सीधी सीधी डिपेंड करती है किस पर, इंसिडेंट एंगल पर करेगी। यार सोचो, आपने पहले ऐसे रे डाली थी, अब आपने ऐसे रे डाली है, और बड़े एंगल पर डाली है, और बड़े एंगल पर डाली है, तो भाई एंगल आई पर तो डिपेंड करनी चाहिए, और वो भी डायरेक्टली। लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। अरे कांच भी तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ग्लास स्लैब भी तो अलग तरह का हो सकता है। क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, 2 तो लिखे हुए हैं बुक के अंदर, तो स्लैब भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो अलग अलग स्लैब का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी पर डिपेंड करेगी लेटरल शिफ्ट। 3 समझ में आए। चौथा, लेटरल शिफ्ट इज इनवर्सली, यहां इनवर्सली आ गया रिलेशन, किस पर, वेवलेंथ पर, लैम्डा पर। ये n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ प्रोपोर्शनलिटी बन जाती है, डी प्रोपोर्शनल डी प्रोपोर्शनल एंगल आई, और डी प्रोपोर्शनल n, और डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। इसका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला 12th में जाकर के पढ़ लेना आप लोग। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो खैर उसके अंदर आता है प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन का एंगल आता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे ज्यादा, ठीक है। लेटरल शिफ्ट बच्चों चैलेंजर क्वेश्चन है ये, समझा देता हूं, सुन लेना। देखो, एयर से लाइट आई, मीडियम ए में चली गई, 60 डिग्री 50 डिग्री, मीडियम बी में लाइट घुसी है, एयर से आती हुई 60 डिग्री 45 डिग्री, 60 डिग्री 40 डिग्री और कम हो गई। एक बात बताओ, इन तीनों केसेस में से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन किस केस में हुई है, सबसे ज्यादा बेंडिंग किस केस में हुई है? तो आपका जवाब होगा सर सबसे ज्यादा बेंडिंग तो इस केस में हुई है। आप एंगल को ज्यादा मत देखो, एंगल कम होगा तो बेंडिंग ज्यादा होगी। अबे ऐसे आके ज्यादा मुड़ गई ना, ऐसे आके ज्यादा मुड़ गई है, ज्यादा मुड़ेगी तो ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो मैं यहां पर एक छोटा सा हिंट लिख रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आप इसको सोच पाओगे, ठीक है। अगर एंगल आर कम होता है, क्या बोला, अगर एंगल आर कम होता है तो मतलब बेंडिंग ज्यादा हुई है, बेंडिंग ज्यादा हुई है तो रिफ्रैक्शन बोलेंगे क्या हुई है, ज्यादा हुई है, ठीक है। अगर एंगल आर कम है तो बेंडिंग ज्यादा है तो रिफ्रैक्शन ज्यादा है, यानी मीडियम सी सबसे डेंसर है तीनों में से। तीनों में से सबसे डेंसर कौन है? सबसे डेंसर मीडियम सी है, तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसमें ज्यादा हुई है रिफ्रैक्शन, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होगी। और डेंसिटी ज्यादा होगी ना तो लाइट की स्पीड, जिसके बारे में बात करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले पार्ट में, वो उतनी ही कम हो जाती है, वो उतनी ही कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा डेंसिटी, जितनी ज्यादा रिफ्रैक्शन, जितना ज्यादा बेंडिंग, जितना कम एंगल आर, उतनी ही वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है, ठीक है। इस रिलेशन को आप लोग ध्यान से समझ लें, नोट कर लें, लिख लें, बना लें, चिपका लें कहीं ना कहीं, ठीक है। कई सारे न्यूमेरिकल्स को, कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को ये वाली टर्म सॉल्व कर देगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके आंसर आप करेंगे ABCD के अपनी समझबूझ से,
नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग स्फेरिकल लेंसेज की रिफ्रैक्शन भी पढ़ने वाले हैं, रे डायग्राम पढ़ेंगे, धड़ाधड़ एक के बाद एक रे डायग्राम पढ़ाए जाएंगे और खुद बनाऊंगा सारे, जैसे स्फेरिकल मिरर के बनाए थे वैसे स्फेरिकल लेंसेज के बनाएंगे, हमारा दायित्व है पूरा करेंगे। यूजेस देखेंगे स्फेरिकल लेंसेज के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम लोग रे डायग्राम के ऊपर, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी कोई भी। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम तो बढ़िया से और रे डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद हम लोग एक और लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, फिर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर जो लेक्चर आएगा और पावर ऑफ द लेंस पर जो लेक्चर आएगा, तो आपकी लाइट की ये सीरीज भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली बार, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।